ब्रेकिंग न्यूज। चीन से जहां बीजिंग के शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 20 दिन हो गई है। पहले 5 से 6 दिन की वेटिंग थी। शमशानों के बाहर अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो अंतिम संस्कार के लिए 20 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है चीन में। हालात इतने भयावह हो गए, पहले ये जो वेटिंग थी वो 5 से 6 दिन की थी और अब ये 20 दिन की हो गई है। शमशान घाट के बाहर पहुंचिए तो लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। परिजन जो हैं वो बेहद परेशान है। बीजिंग के शमशानों में 20 दिन की वेटिंग, आप समझ सकते हैं शव को 20 दिन रखना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में अगर 20 दिन की वेटिंग है तो उन परिजनों की दिक्कत समझिए, जिनका अपना कोई चला गया कोरोना से और उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हुई चीन की भयावह स्थिति। तो चीन में कोरोना का कहर, सड़क पर हाहाकार, अचानक मौत आ जा रही है। सांसों की जिसे कहा जाए गिनती एक तरीके से की जा रही है। और चीन में हालात को बताती तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालात बेहद खराब हैं, अस्पताल में बेड खाली नहीं है। शंघाई में क्या कुछ चल रहा है वो विवेक हमें बताएंगे। विवेक, देखिए, शंघाई से खबर बड़ी ये आ रही है कि शंघाई में हालात बेहद खराब हैं। अस्पताल अब खाली नहीं बचे हैं। शंघाई में से ये बड़ी खबर है। अस्पताल ने अनुमान लगाया कि अगले हफ्ते तक सिर्फ शंघाई में 2.25 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 2.25 करोड़ लोग। शंघाई की कुल आबादी ही करीब 3 करोड़ है, इसमें से 2 करोड़ पॉजिटिव हो जाएंगे, अनुमान लगाया गया है। मतलब लगभग पूरी शंघाई कोरोना पॉजिटिव हो जाएगी। ये बड़ी खबर चीन के शंघाई से। बिल्कुल, तो बड़ी खबर विवेक हमें बता रहे हैं। शंघाई से लगभग 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ केसेस शंघाई में आ सकते हैं। ये एक अस्पताल के द्वारा अनुमान लगाया गया है, जो विवेक ने हमें जानकारी दी। तो कोरोना से शंघाई में बेहद बुरे हालात, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, शमशान घाट में लंबी लंबी कतारें हैं, दवा की दुकानों पे स्थिति खराब है। जो फीवर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर जाकर आप अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं, वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं, जिसे कहा जाए कि बेकाबू हो गया है कोरोना इस समय चीन में। 2.5 करोड़ केस का अनुमान लगाया जा रहा है सिर्फ शंघाई में। लाखों की संख्या है मरने वालों की, लेकिन चीन जो है वो असल जो आंकड़ा है उसको छुपा रहा है। B5.7 वेरिएंट है जो इस समय कहर बरपा रहा है। और कोरोना से चीन में मची दवाई के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। वुहान लैब क्या कह रही है, अपर्णा जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, वुहान का अगर हम जिक्र करें तो वुहान लैब के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि बड़ा खुलासा शोभना यहाँ किया है। दावा किया है कि अमेरिका ने चीन को वायरस बनाने का प्रोजेक्ट दिया था और उसी दौरान सुरक्षा में चूक के चलते वुहान लैब से ही कोरोना लीक हुआ। इस वक्त की ये बड़ी खबर वुहान से आपको बता रहे हैं, जहां वुहान के पूर्व वैज्ञानिक ने यह बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका ने ही ये प्रोजेक्ट दिया था और वुहान लैब से ही कोरोना लीक हुआ। तो बड़ी बात, बड़ी जानकारी अपर्णा दे रही है। वुहान लैब से लीक हुआ था कोरोना और अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था चीन को। ये एक बड़ी बात। चीन करता रहा है कोरोना लीक से इनकार, लेकिन आपको याद होगा कि कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई थी और न्यू ईयर के बाद, जो चीनी को न्यू ईयर होता है, उसके बाद कोरोना विस्फोट पूरी दुनिया में हुआ था। डेल्टा वायरस ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था और लाखों लोगों की जिंदगी दुनिया भर में गई थी। तो चीन करता रहा है कोरोना से इनकार। और चीन के ग्वांगझू शहर में क्या हालात हैं उसकी जानकारी मैं अखिलेश से चाहूंगी। अखिलेश। शोभना, चीन के ग्वांगझू शहर में बुखार क्लिनिक की संख्या दुगनी कर दी गई है। हेल्थ एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले समय में कोरोना मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन तैयारी में जुट गया है। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। यही नहीं, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की राजधानी जो है ग्वांगझू शहर, वहां जैसा कि मैंने पहले भी शोभना आपको बताया कि जो बुखार क्लिनिक है उनकी संख्या दुगनी कर दी गई है। तो हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं इसका अनुमान आप लगा सकती हैं।
बिल्कुल, तो अखिलेश ने जानकारी दी, जो बुखार क्लिनिक है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन ये संख्या दुगनी की गई है। हालात बेकाबू है चीन में, और चीन के झेंगझाओ में क्या स्थिति है उसको जानने के लिए मैं सोनल का रुख करूंगी। सोनल, बिल्कुल, आपको बता दें चीन के झेंगझाओ में एक दिन में रिकॉर्ड 85,000 कोविड केस आए हैं। झेंगझाओ में आईफोन फैक्ट्री में भी कोविड के केस सामने आए हैं। साथ ही सैकड़ों कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक कोविड केस आने के बाद फैक्ट्री बंद कर दी गई। झेंगझाओ में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन की फैक्ट्री है, तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिस कारण फैक्ट्री में भी बहुत से केसेस पाए गए हैं। शोभना, बिल्कुल, और अगर चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हालात बेहद खराब है वहां, और अब ये कोरोना की मार, आईफोन की फैक्ट्री में भी कोरोना विस्फोट उसके बाद बंद किया गया है। और ये सिर्फ एक आईफोन की फैक्ट्री की कहानी नहीं है, पूरे चीन में लगभग हर शहर में स्थिति जो है वो विस्फोटक है। हमने आपको शंघाई की स्थिति दिखाई, ग्वांगझू की स्थिति दिखाई, हर जगह जो है कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच ग्वांगझू में जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस समय की, लोग सड़कों पर उतरे हैं और शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्वांगझू में लोगों ने जिनपिंग कुर्सी छोड़ो के नारे लगाए हैं। कोरोना नेगेटिव होने तक लोगों को डिटेन किया जा रहा है, और इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन, शी जिनपिंग के खिलाफ सड़क पर उतरे चीन के लोग। ग्वांगझू में चीनी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन इस समय हो रहा है। शी जिनपिंग कुर्सी छोड़ो, यही एक मांग, यही एक नारा गूंज रहा है आज चीन की सड़कों पर। तो जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मेरे 5 सहयोगी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, और अपडेट हर शहर का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थिति लगभग हर शहर से एक सी निकल कर आ रही है, तस्वीर लगभग एक सी निकल कर आ रही है। बेकाबू हो गया है, कोरोना विस्फोट है चीन में। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है उसके लिए मैं रुख करूंगी विवेक का। विवेक, और बड़ी खबर शंघाई से यह है कि जो लोग चीन के बाहर से आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें डिटेन कर दिया जा रहा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीन ने सख्ती से लॉकडाउन लागू किया है, और लगातार अब वो और ज्यादा नियम सख्त करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब बड़ी खबर यह है कि जितने लोग चीन से बाहर आ रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। पहले से ही कोरोना को लेकर सख्त कानून अपनाए गए थे चीन में, ताकि ये जो संक्रमण फैल रहा है तेजी से उसको कम किया जा सके, लेकिन पूरी की पूरी चीन की सरकार नाकाम रही। और अब यह अपडेट है कि अब जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना से मचे हाहाकार के बीच ग्वांगझू में जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिनपिंग के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। आपको यह भी बता दें कि लोगों ने जिनपिंग कुर्सी छोड़ो के नारे लगाए हैं, यानी राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ चीन नजर आ रहा है। जिस तरीके से वहां पर अंदरूनी हालात हो गए हैं, लोगों का जो गुस्सा है, जो उनका आक्रोश है, वो साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा रहा है। जिनपिंग कुर्सी छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है जिस तरीके के हालात चीन में बन गए हैं। बिल्कुल अखिलेश, और अगला रुख करूंगी मैं, बीजिंग की बात करना भी इस समय बेहद जरूरी है, और बीजिंग के हालात जानने के लिए मैं अपर्णा का रुख करूंगी। अपर्णा, बीजिंग में भी हालात बेहद बुरे। बिल्कुल, देखिए चीन के लगभग हर हिस्से से ये जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो बेहद डरावनी है। बीजिंग की बात करें या चीन के दूसरे इलाकों की बात करें तो यहाँ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर अब बीजिंग भेजे गए हैं वहां पर हालात को संभालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी संख्या में डॉक्टर्स हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो मरीजों की संख्या के आगे काफी नाकाफी साबित हो रहे हैं। और ऐसे में दूसरे हिस्सों से अब बीजिंग डॉक्टर्स पहुंचाए जा रहे हैं और साथ ही हेल्थ वर्कर्स भी पहुंचाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है शोभना कि चीन में इस समय लगभग तमाम हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी हालत भी मरीजों से अलग नहीं है, वो भी बीमार हैं। बिल्कुल अपर्णा, और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल हमने भारत की बात कार्यक्रम में भी वो तस्वीरें दिखाई कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद कोरोना से जूझ रहे हैं और उस स्थिति में उनको उपचार करना पड़ रहा है। एक एक सांस के लिए वो जिसे कहा जाए कि जंग लड़ रहे हैं। चीन के अस्पतालों में जगह नहीं है। हालात ये है कि कुर्सी पर ही लोगों को बिठाकर ड्रिप लगाने की नौबत पहुंच गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। अस्पताल में बेड की कमी है, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो कोरोना पीड़ित है। आप सोचिए शरीर में कितना दर्द होता है, सिर में कितना दर्द होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, और ऐसे में कुर्सी पर बैठे बैठे इनको ड्रिप लगाई गई है। मजबूरी है लोगों की, क्योंकि बिस्तर नहीं है। आप अस्पताल पहुंच भी जाइए किसी तरीके से तो वहां पर उपचार के लिए सुविधाएं नहीं है।
कोरोना विस्फोट हुआ है चीन में और इतनी बुरे हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये कक्षा की क्लासरूम की मैं आपको तस्वीरें इस समय दिखा रही हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो छात्र हैं जो अभी इस वायरस से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए पहुंच गए हैं और क्लासरूम में इनको ड्रिप लगाई जा रही है। ये कोरोना पीड़ित वो बच्चे हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी वायरस ने इनके शरीर को नहीं छोड़ा है। और इस समय की बड़ी खबर बीजिंग से आपको बता दें, बीजिंग में कोरोना से हालात बेहद बुरे हैं। चीन के दूसरे इलाकों से डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को बीजिंग भेजना पड़ रहा है। और सिर्फ बीजिंग नहीं, चाहे आप शंघाई की बात कर लीजिए, चाहे ज्वांगजू की बात कर लीजिए, हर जगह स्थिति इतनी खराब है कि हेल्थ वर्कर्स को एक शहर से दूसरे शहर भेजना पड़ रहा है। हेल्थ वर्कर्स जो है वो बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ित है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में अखिलेश, विदेशों से अब चीन को लगता है कि हेल्थ वर्कर्स और दूसरे जो नर्सेज हैं या दूसरी जो दवाई की सुविधा है वो मंगानी पड़ेगी। बिल्कुल, और कल ही खबर ये आई थी शोभना की जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं भारत में भी, चीन में जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हें भी कहा गया कि आप वापस लौटें, ज्वाइन करें। मतलब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इसी से आप अंदाजा लगाइए, मतलब अव्यवस्था का आलम वहां पर क्या है। जो अस्पताल की तस्वीरें आप दिखा रही थी कि कई लोग एक साथ बैठे हुए हैं और बैठकर ड्रिप लगवा रहे हैं, कभी आपने भारत में शायद ही ऐसा देखा हो। बिल्कुल, स्थिति बेहद खराब है। और मैं सोनल का रुख करना चाहूंगी। सोनल, बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी हो, कोई भी उम्र हो, कोरोना से स्थिति बेहद खराब। बिल्कुल शोभना, मैं ये कहना चाहूंगी बुजुर्गों को ज्यादा अफेक्ट करा और बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों की इम्यूनिटी काफी तौर पर वीक मानी जाती है, और साथ ही बच्चों की, क्योंकि जो मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं यानी कि यंगस्टर्स, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बच पाना थोड़ा आसान रहता है। शीशे के पास कुर्सी पर ही एक डॉक्टर बच्चे का इलाज कर रहा है। पास में बच्चे की मां घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। आसपास कई और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। तस्वीरें चीन के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्र की हैं। ये भी बच्चों के एक अस्पताल की तस्वीरें हैं। बच्चों के साथ उनके माता पिता नजर आ रहे हैं। महिला जो पर्ची दिखा रही है उसके मुताबिक इस महिला से पहले 372 बच्चे वेटिंग लाइन में हैं और ये हालत रात में है। तस्वीरें होंजो सिटी अस्पताल की हैं। चीन के अस्पताल कई तरह की कमियों से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में खून की भारी किल्लत है और डिमांड बढ़ गई है। बच्चों के अस्पताल में भी सुविधाएं पटरी से उतरी हैं। बुजुर्गों के बाद सबसे ज्यादा बच्चे ही कोरोना की चपेट में हैं। तो चीन कोरोना की पहली लहर की तरह इस बार भी मौत के आंकड़े छिपाने में लगा है। इस काम के लिए शमशान घाटों पर पुलिस की तैनाती तक कर दी गई है चीन में। लंदन की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से रोज चीन में 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है, लेकिन चीन की सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही। ये बीजिंग के एक फ्यूनरल हाउस के अंदर का वीडियो है जहां 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपा रही है और उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। ये वीडियो एक शमशान के बाहर का है जहां गाड़ियों की भीड़ दिख रही है और इसी भीड़ में पुलिस की गाड़ी भी है। लोगों को आशंका है कि मौत के आंकड़े छिपाने के लिए सरकार ने पुलिस की ड्यूटी लगा दी है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये राजधानी बीजिंग के उपनगर डोंगजियाओ की है। यहाँ कारों की लाइनें लगी हैं और बताया जा रहा है कि कारों में शव हैं। लेकिन डोंगजियाओ के इस शमशान घाट में जगह नहीं है कि इनकी एंट्री हो सके। चीनी भाषा में एक शख्स यही बताते हुए वीडियो बना रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाइए कि जो फ्यूनरल होम्स हैं वहां पर लाश ही लाश हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी कि शवों से भी संक्रमण फैलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। फ्यूनरल होम यानी शवगृह के अंदर शवों को संभालने वाले 2-4 लोग हैं और लाशों का अंबार लगा है। चारों तरफ पीले रंग की प्लास्टिक में लिपटे शव नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स कुछ बात करता है जिसके बाद ताबूत को शीशे की कवर से ढका जाता है। यहाँ जो बातचीत चल रही है वो सुनकर आप सकते में पड़ जाएंगे। वीडियो बनाने वाला शख्स जब स्वास्थ्य कर्मियों से पूछता है कि उन्होंने पीपीई किट या फेस मास्क क्यों नहीं लगाया है तो जवाब मिलता है, हम सब पॉजिटिव हैं। ऐसे ही यहाँ वीडियो बनाने वाला कोरोना से मारे गए लोगों के शव के ढेर को देखकर अपनी लाचारी बताते हुए कह रहा है, कौन हमारी मदद करेगा। चीन में कोरोना से लोगों की जान तो जा ही रही है, लेकिन सबसे खतरे की बात यह है कि डेड बॉडी से भी संक्रमण फैल रहा है। स्टडी के मुताबिक शवों को संभालने वालों पर कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ परिवार को भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है।
तो हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। चीन में मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी कम परेशान नहीं हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। जिन डॉक्टरों को मरीज का इलाज करना है, उनके सिसक सिसक कर रोने की आवाजें आ रही हैं। कोई अपनी टेबल पर सिर रखकर निढाल है तो कुछ डॉक्टर सिर पकड़े बैठे हैं। ये तस्वीरें चीन के शेंजन अस्पताल की बताई जा रही हैं, जहां डॉक्टर लाचार हालत में बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां एक डॉक्टर और एक नर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद अचानक कोरोना की सुनामी आई, जिससे स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर भी इसकी चपेट में है। अस्पतालों में जिस तरह मरीजों की भीड़ उमड़ रही है, उसी का नतीजा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कई डॉक्टर इलाज में जुटे हैं। कई अस्पताल में तो पूरा स्टाफ कोरोना के संक्रमण में है, लेकिन स्थिति को देखते हुए किसी को छुट्टी नहीं दी जा रही। काम का बोझ इतना ज्यादा है कि डॉक्टर्स को बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करना पड़ रहा है। बीजिंग से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। चीन कोरोना के आंकड़े जारी नहीं कर रहा है, लेकिन निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में संक्रमण दर 50% के पार हो चुकी है। यानी 100 में से हर 50 आदमी जिनका टेस्ट किया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव है। कई इलाकों में तो ये दर 70% से ज्यादा हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा जब डेल्टा वायरस ने भारत में इफेक्ट किया था तो कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट था वो 27 से 28% मैक्सिमम पहुंचा था। अंदाजा लगा के देखिए कि 50% इस समय जो कोरोना पॉजिटिव होने का रेट है वो बीजिंग में है। कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पर ये दर जो है वो 70% से ज्यादा पहुंच गए हैं। यानी 100 लोगों का आप टेस्ट कीजिए तो उसमें से 70 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बेहद भयावह स्थिति, बेहद विकट स्थिति इस समय चीन में। और कहा यही जा रहा है कि चीन ने क्योंकि लॉकडाउन रखा 3 साल तक, उसी के चलते ये हालात इतने बिगड़े। इस समय बेहद दुखद खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें, सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा है। दर्दनाक हादसे में 16 जवानों की जान चली गई है। 4 जवानों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। थंगू की तरफ जा रहा था ये सेना का काफिला। सेना के 3 ट्रक जा रहे थे, उनमें से एक ट्रक फिसलकर खाई में गिर गया। दर्दनाक हादसे में 16 जवान शहीद हो गए हैं। 4 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। ट्रक की आप स्थिति देखिए। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ही इस हादसे में कोई बचा होगा। 4 जवानों को हालांकि एयरलिफ्ट किया गया है। राहत बचाव का काम फौरन शुरू कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया है, लेकिन बेहद दुखद खबर सिक्किम से हमें ये मिल रही है। नीरज राजपूत हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, मैं पहले तो चाहूंगी कि इस हादसे को लेकर आप अपडेट दें। जिन 4 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है उनकी स्थिति कैसे है और ये हादसा हुआ कैसे? देखिए शोभना, ये जो जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है ये नॉर्थ सिक्किम है। जैसे कि आपने बताया थांगू है, लाचन से थांगू जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि एलएसी के बेहद करीब वाला इलाका है। 13 से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर ये जगह है जहाँ पर थांगू में ये एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पर काफी सारे बैंड्स हैं, यहाँ 13-14 बैंड्स हैं जिस पर गाड़ी जो है घूमती है। तो ऐसा लगता है कि गाड़ी जब जैसा कि खुद भारतीय सेना ने बयान जारी करके बताया है कि एक शार्प टर्न था, वहां पर ये स्किड करके गाड़ी ट्रक जो था और ये नीचे खाई में गिर गया है। और तो उस तरह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मैं खुद इस जगह थांगू में और लाचन जा चुका हूँ। ये बैंड्स मैंने देखे जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है, क्योंकि उस वक्त भी हमें बताया गया था कि काफी खतरनाक इलाका ये माना जाता है वेहिकुलर मूवमेंट्स के लिए। लेकिन क्योंकि ये इलाका सीधा नॉर्थ सिक्किम में जाता है जहाँ एलएसी कटी हुई है चीन से, इसलिए वहाँ पर मूवमेंट काफी ज्यादा होता है सेना की गाड़ियों का, तो इसीलिए काफिला जा रहा था। नीरज मैं आपको छोटी सी जानकारी और चाहूंगी आपसे, छोटा सा जवाब। ये जो सड़क है क्या ये इतनी सक्रिय है? और अगर ये सक्रिय है तो क्यों आखिर ये सक्रिय है जब इतना मूवमेंट यहाँ से सेना का होता है? तो बिल्कुल, ये क्योंकि रोड बनी हुई है यहाँ पर, बीआरओ द्वारा बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत शार्प टर्न्स है। ये 13-14 बैंड्स है यहाँ पर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब डोकलाम का विवाद हुआ था तब टैंक ले जाने में भी बहुत दिक्कतें आई थी इस जगह पर, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम में टैंक को तैनात किया गया था। तो इसीलिए ये यहाँ पर इस तरह का है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। उसी में ये एक्सीडेंट हुआ जिसपे 3 जेसीओ हैं, 13 जवान हैं जिनकी मौत हुई है, और 4 जवान ऐसे हैं जिनकी इलाज के लिए जिनको एयरलिफ्ट किया गया है, जैसे कि खुद आपने बताया है। उनका इलाज अभी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद ये खबर, 16 जवान शहीद हो गए इस पूरे हादसे में। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कथित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप और दिशा सालियान मौत केस में आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जमीन घोटाले को लेकर सीएम शिंदे पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन पर लग रहे आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया।
देखिए आदित्य ठाकरे की रौनक कुकड़े के साथ खास बातचीत। सर ये बताइए कि जो बड़ा लैंड स्कैम हुआ है, एक तो हमने देखा कि आप लोगों ने मामला सदन में उठाने की कोशिश की, आप लोगों को बोलने नहीं दिया गया, लेकिन आप क्या मानते हैं कितना गंभीर ये मामला है और क्या लगता है इसमें इस्तीफा जो आप लोग मांग रहे हैं ऐसा हो पाएगा या कोर्ट से किस तरह के आदेश की अपेक्षा कर रहे हैं आप? ये मामला काफ़ी गंभीर है। ये स्पष्ट होता है क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे सत्र में भी, पूरे हफ्ते में कहीं पे भी मुख्यमंत्री महोदय हाउस में नहीं थे, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। नेता विपक्ष ने ये बात 2-3 बार अगर आप देखें तो उठाने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज़ दबाई गई। यही है कि अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, तथ्य नहीं होता, तो मुख्यमंत्री जो इलीगल मुख्यमंत्री है वो आके हमारी बात सुन लेते, हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करने देते, लेकिन डरे हुए हैं क्योंकि ये तथ्य है इस स्कैम में, इस इरेगुलरिटी में। अगर आप देखें तो गैरवर्तन हुआ है और ये उन्होंने कोर्ट में भी, अगर आपके एफिडेविट देखे तो उसमें भी मान्य किया है। तो गुनाह करके फिर विड्रॉ करना, ये कोई इससे ऐसे भाग नहीं सकते हैं इसे। लेकिन सर हमने देखा कि जैसे ये मामला विपक्ष ने जोर से उठाने की कोशिश की तो कल उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में अपना जवाब जो है सबमिट किया और जो ऑर्डर पहले दिए थे उसको विड्रॉ कर लिया। उन्होंने इसका मतलब साइन की थी ऐसा आपको लगता है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता तो मैं उनसे अपेक्षा भी नहीं करता क्योंकि वो जिस तरह से भाग गए थे गद्दारी करने वक्त, तो नैतिकता तो उनमें नहीं है, लेकिन हिम्मत भी नहीं है, ये आज साफ हुआ है। सर एक दूसरा, चूंकि ये मामला आप लोग उठा रहे थे तो दूसरी तरफ उन लोगों ने आप पर भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की है। दिशा सालियान मामले में जिसको लेकर लगातार विपक्ष आपका नाम जोड़ रहा है, उसमें एसआईटी लगा दी है, तो अगर एसआईटी की जांच के दौरान आपको बुलाया जाता है तो क्या आप वहां पर जाएंगे? देखो, एक 32 साल के नौजवान ने ये सरकार को हिला दिया है, ये स्पष्ट हो रहा है। डर के मारे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, गंदगी है, ये गंदी राजनीति है। दुख इसी बात का होता है कि जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता ने राष्ट्रपति महोदय को खुद खत लिखा है कि हमारी बेटी को इस राजनीति में न लाए, गंदी राजनीति में न लाए, उनकी बदनामी न करे। और ये जो गंदे राजनेता है जो आज राज्यकर्ता करके बैठे हुए, राज्य के प्रमुख करके बैठे हुए, वो ये गंदी राजनीति चला रहे हैं। तो ये एक शर्म की बात है कि जिसके माता पिता खुद बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी, अगर आप देखें तो राजनीति ना लाए, टीवी पे आके बोले हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास जाके बोले हैं। तो दुख की बात यही है कि ये गंदी राजनीति कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। सर ये आप जो कह रहे हैं कि गंदी राजनीति, लेकिन ये जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम किसके इशारे पर ये सब देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने सदन में देखा बीजेपी के विधायक जो है मुद्दा उपस्थित करते हैं, फिर हंगामा होता है, कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है और फिर अचानक एसआईटी की घोषणा जो है वो उप मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही। तो ये क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी कई साल सदन, इशारे नहीं है, ये डर के मारे हो रहा है। अगर आपने देखा होगा तो कल स्ट्रैटेजी ऐसी ही थी कि मैं 2-3 दिनों से लगातार इस घोटाले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे शांत करने की कोशिश थी। फिर पूरे, अगर आप देखें तो सदन यूजुअली कौन चलने नहीं देता है, तो विपक्ष। पहली बार ऐसे हुआ है कि सदन के जो नेतागण है, जो ट्रेजरी बेंचेस है, वो हाउस को अर्जन करना चाहती थी, वो हंगामा करना चाहते थे। तो पहले ये बदनामी के न्यूज़ साइकिल चले, फिर उसके बाद जयंत पाटिल साहब को सस्पेंड किया तो उनकी न्यूज़ साइकिल चले। बात यही थी कि पूरा दिन ऐसे ही निकालो जिसमें हम जो विपक्ष के लोग हैं वो मुख्यमंत्री महोदय का घोटाला हाउस में ना रखे, इसी पे उनका फोकस था। फिर बात किसी भी ले जा सकते थे। आपकी ऊपर नार्को टेस्ट होनी चाहिए, एक बयान नारायण राणे की तरफ से आया है। आपको लगता है कि व्यक्तिगत आपको टारगेट किया जा रहा है? आप भी इस पर किस तरह को कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? आपको लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है सर के ऊपर से पानी जा रहा है? ये जिन्होंने आरोप किया है उनके स्तर पे मैं नहीं जाना चाहता, वो बहुत अलग स्तर पे है। मैं अच्छी राजनीति करना चाहता हूँ, लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ, वो मैं करता रहूंगा। लेकिन आप कोई अपना एक्शन लेने की सोच? इसलिए मैं उनको जवाब देना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पे चली हुई है। उनकी अगर आप देखें तो पूरा जो करियर है, 16 साल 18 साल, अभी जब सेना में उन्होंने गद्दारी की तो हम पे ही बोलते हैं, उसी पे उनका दुकान चल रहा है, चलने दीजिए। तो आदित्य ठाकरे को आपने सुना, कह रहे हैं कि गंदी राजनीति कर रहे हैं और मैं उनके स्तर पर नहीं उतरना चाहता। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखी है जिसमें आरोप लगाया है कि एलजी अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं जो नियमों के विपरीत हैं। दिल्ली सरकार ने एलजी पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है।
तो एलजी नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। उन्होंने ये कहा अपनी चिट्ठी में कि आप अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है, जो उचित नहीं है, जो नियमानुसार नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।